हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल तक के वीडियो में अपन ने भूपरिष्करण के बारे में पढ़ रहे थे। भूपरिष्करण किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है। भूपरिष्करण वह क्रिया होती है जिसमें मृदा की इस प्रकार से तैयारी करते हैं कि क्या नाम से उसमें बीज का अंकुरण और फसल की वृद्धि के लिए सभी अनुकूलन परिस्थितियां उपलब्ध हो जाएं। उस क्रिया को क्या कहते हैं? भूपरिष्करण कहते हैं। भूपरिष्करण दो प्रकार का होता है, पढ़ लिया था अपन ने, प्राथमिक भूपरिष्करण और द्वितीयक भूपरिष्करण। प्राथमिक भूपरिष्करण होता है कि बीज की बुआई से पहले मृदा पे जो भी कृषि कार्य किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक भूपरिष्करण के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद पढ़ा था द्वितीय भूपरिष्करण। जैसे आपको प्राथमिक भूपरिष्करण के उदाहरण बताऊं, जुताई करना है, गुड़ाई करना है, पाटा लगाना है, खाद उर्वरक मिलाना है, ये सारे किसके उदाहरण हैं? प्राथमिक भूपरिष्करण के। द्वितीय भूपरिष्करण यानी बीजों की बुआई के बाद जो भी कृषि कार्य मृदा पर किए जाते हैं वो क्या किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीय भूपरिष्करण के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपको बताऊं, उदाहरण है जैसे कि निराई गुड़ाई करना है और सिंचाई करना है, फसल की बुआई, फसल की कटाई करना है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? सिंचाई करना है, ये सारे द्वितीय भूपरिष्करण के अंतर्गत आते हैं। यानी बीजों की बुआई के बाद जो भी कृषि कार्य करेंगे वो सारे द्वितीय भूपरिष्करण के अंतर्गत आएंगे। आज पढ़ेंगे अपन ऑब्जेक्ट ऑफ भूपरिष्करण यानी भूपरिष्करण के उद्देश्य। हेडिंग डाल दो बेटा, भूपरिष्करण के उद्देश्य। अब भूपरिष्करण के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? पहला उद्देश्य तो ये होता है कि मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो क्या हो जाती है? अच्छी हो जाती है। दूसरा कारण ये होता है कि क्या नाम से मृदा की कठोर पपड़ी टूटने से मृदा की क्या बढ़ जाती है? जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। और क्या नाम से नीचे की मृदा ऊपर होने से, यानी नीचे की मृदा ऊपर आएगी, ऊपर की मृदा नीचे होने से मृदा की क्या बढ़ जाएगी? उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। भूपरिष्करण क्रिया करने से खरपतवार भी पूर्णतः क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, इसके भूपरिष्करण के। इसलिए पहला उद्देश्य देखो बेटा, भूपरिष्करण की क्रिया करने से, भूपरिष्करण की क्रिया करने से भूपरिष्करण की क्रिया करने से भूपरिष्करण की क्रिया करने से खरपतवार पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं यानी मृदा के अंदर जो भी कृषि कार्य अपन करेंगे जिसके कारण खरपतवार क्या हो जाएंगे? पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, भूपरिष्करण की क्रिया करने से, दूसरा उद्देश्य लिखो, भूपरिष्करण की क्रिया करने से भूपरिष्करण की क्रिया करने से ऊपर की मृदा नीचे, ऊपर की मृदा नीचे तथा नीचे की मृदा ऊपर, तथा नीचे की मृदा, नीचे की मृदा ऊपर, जिससे यदि मृदा नीचे की मृदा ऊपर और ऊपर की मृदा नीचे होगी जिससे क्या होगी, यानी नीचे की मृदा
यानी ऊपर की मृदा नीचे तथा नीचे की मृदा ऊपर होने से मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। यानी कोई भी कृषि कार्य करेंगे, सिंचाई करेंगे तो ऊपर की मृदा नीचे की मृदा ऊपर आपस में मेल जोल उसका तालमेल चलता रहेगा, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति क्या रहेगी, बराबर मात्रा में बनी रहेगी। तीसरा पॉइंट लिखो, भूपरिष्करण क्रिया करने से क्या होता है, जो अधो मृदा की सतह होती है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है और मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। लिख लो, भूपरिष्करण की क्रिया करने से भूपरिष्करण की क्रिया करने से अधोमृदा वाली परत टूट जाती है। अधोमृदा वाली परत टूट जाती है और मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है यानी भूपरिष्करण क्रिया करेंगे, मान लीजिए गहरी जुताई करेंगे तो गहरी जुताई करने पे क्या होगा, नीचे की अधोमृदा टूट जाएगी। अधोमृदा टूट जाएगी, जैसे बारिश होगी तो बारिश का पानी मृदा के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, उसका अवशोषण कर लिया जाएगा। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, भूपरिष्करण क्रिया करने से, भूपरिष्करण क्रिया करेंगे तो फसल का अवशेष कहाँ हो जाते हैं, मृदा के अंदर दब जाते हैं, जिससे क्या हो जाती है, हरी घास तैयार हो जाती है। हरी घास तैयार होगी तो मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। क्या होती है, मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। लिखो चौथा पॉइंट, भूपरिष्करण की क्रिया करने से, भूपरिष्करण की क्रिया करने से फसल अवशेष मृदा में दब जाते हैं, मृदा में दब जाते हैं। मृदा के अंदर क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं, जिससे क्या होगा, मृदा के अंदर दब जाते हैं तथा सड़ने के बाद पोषक तत्व सड़ने के बाद पोषक तत्व के रूप में बदल जाते हैं, पोषक तत्व के रूप में बदल जाते हैं। यानी मृदा के ऊपर जो फसल के अवशेष पड़े तो क्या होगा, उनको दबाएंगे, दबाने में क्या होगा, मृदा किसके अंदर दब जाएंगे, मिट्टी के अंदर दब जाएंगे। मिट्टी के अंदर दबने के बाद वो क्या हो जाएंगे, सड़ना प्रारंभ हो जाएंगे और जैसे ही सड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, पोषक तत्व प्राप्त होने लग जाएंगे। पांचवा पॉइंट पढ़ेगा अपन, क्या नाम से, भूपरिष्करण क्रिया करने से जल निकास की क्या हो जाती है, उचित व्यवस्था हो जाती है। यानी भूपरिष्करण वगैरह क्रिया करेंगे, जल निकासी क्या हो जाएगी, उचित व्यवस्था हो जाएगी। जल निकासी उचित व्यवस्था हो जाएगी तो मृदा कटाव कम होता है। लिखो, भूपरिष्करण की क्रिया करने से, भूपरिष्करण की क्रिया करने से भूपरिष्करण की क्रिया करने से जल निकास की उचित व्यवस्था हो जाती है। जल निकास
उचित व्यवस्था हो जाती है, जिससे मृदा कटाव नहीं होता है, इससे क्या होगा? मृदा कटाव नहीं होगा। अरे भूपरिष्करण की क्रिया करेंगे, नाली वगैरह बना देंगे या दोहरे वगैरह बना देंगे, क्यारी वगैरह बना देंगे तो क्या होगा? और जल निकास के अलग से नाली बना देंगे तो जल निकास की व्यवस्था उचित हो जाएगी। और क्या नाम से जल निकास की व्यवस्था उचित रहेगी तो मृदा कटाव सीधी सी बात है न के बराबर होगा। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, मृदा के अंदर जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो बराबर मात्रा में आएगा। मृदा के अंदर जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, छठा पॉइंट लिखो, छठा पॉइंट लिखो, यानी क्या नाम से मृदा में सूर्य का प्रकाश भूपरिष्करण क्रिया करने से सूर्य का प्रकाश मृदा में बराबर मात्रा में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश मृदा में बराबर मात्रा में पहुंचता है, मृदा में बराबर मात्रा में पहुंचता है। यानी भूपरिष्करण क्रिया करने से सूर्य का जो प्रकाश होता है वो मृदा के अंदर बराबर मात्रा में पहुंचता है। सातवां पॉइंट पढ़ेंगे, भूपरिष्करण की क्रिया करने से मृदा को कोई सा भी आकार दिया जा सकता है। देखो, भूपरिष्करण की क्रिया करने से यानी भूपरिष्करण की क्रिया करेंगे उससे क्या होगा? भूमि को कोई सा भी आकार दिया जा सकता है। भूमि को कोई सा भी आकार दिया जा सकता है, यानी भूपरिष्करण की क्रिया करेंगे तो हमारी जो मृदा है उसको कैसा भी आकार अपन दे सकते हैं, ढलान वाला बना सकते हैं, समतल बना सकते हैं, ऊंचा नीचा बना सकते हैं, यानी जैसा हम उसको चाहें वैसा भूपरिष्करण की क्रिया करके अपन खेत का आकार बना सकते हैं। आठवां पॉइंट पढ़ेंगे, भूपरिष्करण क्रिया से क्या होता है? मृदा के अंदर जल संचार भी बढ़ जाएगा और वायु संचार भी बढ़ जाएगा, जिससे मृदा के अंदर जो क्या पाए जाते हैं? लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं और लाभदायक जीवाणु में क्या हो जाती है? सुचारू रूप से उनकी क्रियाएं होने लग जाती हैं। आठवां पॉइंट लिखो बेटा, भूपरिष्करण क्रिया करने से मृदा में वायु संचार, एवं जल संचार, यानी वायु संचार एवं जल संचार बढ़ जाता है। वायु संचार एवं जल संचार बढ़ जाता है, जिससे मृदा में पाए जाने वाले लाभदायक जीवाणु
लाभदायक जीवाणु की सुचारू रूप से क्रिया होने लगती है, सुचारू रूप से क्रियाएं होने लगती हैं, क्रियाएं होने लगती हैं। ये पढ़ लिया अपन ने सिंचाई के उद्देश्य, सिंचाई के ऑब्जेक्टिव ऑफ भूपरिष्करण। 7 उद्देश्य पढ़ लिए, सॉरी 8 उद्देश्य। पहला उद्देश्य, भूपरिष्करण क्रिया करने से क्या होगा, जल निकास बढ़ जाएगा, वायु संचार बढ़ जाएगा, जिससे मृदा के अंदर पाए जाने वाले लाभदायक जीवाणु हैं उनकी क्रियाएं सुचारू रूप से होने लग जाएंगी। भूपरिष्करण क्रिया करने से खरपतवार भी पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, जल निकास की भी व्यवस्था हो जाती है, मृदा के अंदर जो फसल अवशेष होते हैं वो भी क्या होते हैं, दब जाते हैं। और क्या नाम से, भूपरिष्करण क्रिया करने से मृदा को कोई सा भी आकार दिया जा सकता है। यानी ये हो गए भूपरिष्करण के उद्देश्य। अब पढ़ेंगे आधुनिक भूपरिष्करण। आधुनिक भूपरिष्करण ये तो पढ़ लिया हमने भूपरिष्करण, और अब पढ़ेंगे आधुनिक भूपरिष्करण। आधुनिक भूपरिष्करण से तात्पर्य है कि क्या नाम से, उन क्रियाओं से जिनका क्रियान्वयन वर्तमान में विद्यमान भूपरिष्करण से उत्पन्न विकारों को दूर करने के लिए किया जाता है। यानी भूपरिष्करण पढ़ लिया, यानी भूपरिष्करण होता है क्या है, क्या नाम से, कि मृदा के अंदर वह क्रिया होती है जिसमें फसल के उत्पादन के लिए और पौधों की वृद्धि के लिए सारी क्रियाएं क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, भूपरिष्करण कहते हैं। 2 प्रकार पढ़ लिए, प्राथमिक और द्वितीयक। उसके बाद उसके उद्देश्य पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे आधुनिक भूपरिष्करण। आधुनिक भूपरिष्करण लिखो बेटा इसमें, आधुनिक भूपरिष्करण से, आधुनिक भूपरिष्करण से तात्पर्य है कि, यानी आधुनिक भूपरिष्करण से तात्पर्य है कि जिनका क्रियान्वयन, जिनका क्रियान्वयन वर्तमान में विद्यमान, यानी आधुनिक भूपरिष्करण का तात्पर्य है जिनका क्रियान्वयन वर्तमान में विद्यमान भूपरिष्करण से, भूपरिष्करण से उत्पन्न विकारों को दूर करने के लिए, भूपरिष्करण से उत्पन्न विकारों को दूर करने के लिए किया गया है, किया गया है। यानी आधुनिक भूपरिष्करण से तात्पर्य है कि विद्यमान में जो पहले भूपरिष्करण क्रियाओं में जो कमी थी उनको दूर करने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, आधुनिक भूपरिष्करण के अंतर्गत आते हैं। अब पढ़ेंगे न्यूनतम भूपरिष्करण। न्यूनतम
न्यूनतम भूपरिष्करण। अब न्यूनतम भूपरिष्करण होता क्या है, यानी कि इसमें जो कृषि कार्य होते हैं वो इतने कम किए जाते हैं, यानी न के बराबर किए जाते हैं, और फसल के अवशेषों के बीच में ही दूसरे फसल की क्या कर दी जाती है, बुआई कर दी जाती है। वो क्या कहलाता है, न्यूनतम भूपरिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, वो न्यूनतम भूपरिष्करण कहलाता है। देख लो, आधुनिक भूपरिष्करण, आधुनिक भूपरिष्करण की वह प्रणाली, आधुनिक भूपरिष्करण की वह प्रणाली जिनमें भूपरिष्करण की संख्या को, जिनमें भूपरिष्करण की संख्या को हद तक, किसी हद तक कम किया जाता हो, कम किया जाता हो, कम किया जाता हो, उसे न्यूनतम भूपरिष्करण कहते हैं। कम किया जाता हो, जिससे उपज पर किया जाता हो, जिससे उपज पर कोई प्रभाव न पड़े, कोई प्रभाव न पड़े, उसे न्यूनतम भूपरिष्करण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, न्यूनतम भूपरिष्करण कहते हैं। यानी आधुनिक भूपरिष्करण क्या होती है, वह प्रणाली होती है कि इसमें जो भूपरिष्करण क्या होती है इतने हद तक कम की जाती है कि क्या नाम से उपज में कोई प्रभाव न पड़े। वो का परिष्करण कहलाता है, न्यूनतम भूपरिष्करण कहलाता है। अब पढ़ेंगे शून्य भूपरिष्करण। अब शून्य भूपरिष्करण किसे कहते हैं, यानी शून्य भूपरिष्करण आधुनिक भूपरिष्करण की वह प्रणाली है कि इसमें क्या नाम से फसल की बुआई बिना खेत की तैयारी फसल के अवशेषों के बीच में कर दी जाती है। उसे ही क्या कहते हैं, शून्य भूपरिष्करण कहते हैं। शून्य भूपरिष्करण, शून्य भूपरिष्करण। देखो, भूपरिष्करण की वह प्रणाली भूपरिष्करण की वह प्रणाली जिसमें फसल की बुआई, जिसमें फसल की बुआई बिना खेत की तैयारी के, बिना तैयारी के फसल अवशेषों के बीच, फसल अवशेषों के बीच, फसल अवशेषों के बीच कर दी जाती है, उसे शून्य भूपरिष्करण कहते हैं। उसे शून्य भूपरिष्करण, उसे शून्य भूपरिष्करण कहते हैं। यानी इसमें कोई भी कृषि कार्य नहीं किया जाता, कोई भी खेत की तैयारी नहीं की जाती, और सीधी फसल को अवशेषों के बीच के अंदर क्या कर दिया जाता है, बो दिया जाता है। जैसे अपन क्या नाम से इन दिनों में जैसे
एक और लगाना। अब पढ़ेंगे संरक्षण भूपरिष्करण। क्या पढ़ेंगे? संरक्षण भूपरिष्करण। अब संरक्षण भूपरिष्करण क्या होता है? यानी न्यूनतम भूपरिष्करण में पढ़ने के शून्य भूपरिष्करण में क्या किया है कि फसल के अवशेषों के बीच में बुआई की है। इसमें भी फसल के अवशेषों के बीच में बुआई करेंगे, लेकिन फसल के अवशेषों की बुआई करने से क्या होता है? एक तो नमी का ह्रास नहीं होता, दूसरी बात मृदा का ह्रास नहीं होता। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? संरक्षण भूपरिष्करण। क्या बोलेंगे बेटा? संरक्षण भूपरिष्करण। यानी भूपरिष्करण की इस प्रणाली में भी क्या करेंगे? जो फसल होगी, जो बीज बोएंगे अपन उनको फसल अवशेषों के बीच में बो देंगे, जिससे क्या होता है? मृदा और नमी दोनों का क्या हो जाता है? संरक्षण हो जाता है। देखो वह भूपरिष्करण जिसमें फसलों की बुआई फसल अवशेषों के बीच कर दी जाती है, जिससे मृदा एवं नमी का संरक्षण हो जाता है। नमी का संरक्षण हो जाता है, उसे संरक्षण भूपरिष्करण कहते हैं। उसे संरक्षण भूपरिष्करण कहते हैं। यानी भूपरिष्करण की वह प्रणाली जिसमें जो फसल की बुआई होती है वो किसके अंदर कर दी जाती है? फसल के अवशेषों के अंदर कर दी जाती है। जिससे क्या होता है? फसल के अवशेषों करेंगे तो ना तो अपन ने उसमें कोई जुताई की और ना ही फसल के अवशेष कारण अपन ने कोई, अगर जुताई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक तो मृदा का कटाव हो जाएगा, दूसरी बात मृदा के अंदर जो नमी है उसका भी ह्रास हो जाएगा। तो ये संरक्षण भूपरिष्करण नहीं कहलाएगा। यदि ये क्रियाएं नहीं करेंगे तो क्या इसका मृदा का और नमी का क्या हो जाएगा? संरक्षण हो जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं बेटा? वो संरक्षण भूपरिष्करण कहते हैं। आगे समझ, सबसे पहले पढ़ा अपन ने शून्य भूपरिष्करण, न्यूनतम भूपरिष्करण यानी आधुनिक भूपरिष्करण की वह प्रणाली जिसमें भूपरिष्करण की संख्या को उस हद तक कम किया जाता है कि उपज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और शून्य भूपरिष्करण यानी इस भूपरिष्करण में क्या किया जाता है? यह भूपरिष्करण की वह प्रणाली होती है जिसके अंदर कोई भी अपन जो फसल की बुआई होती है वो फसल के अवशेषों के बीच में ही कर देते हैं। उसे क्या कहते हैं? शून्य भूपरिष्करण। और संरक्षण भूपरिष्करण में भी क्या होते हैं कि फसल भूपरिष्करण की वह प्रणाली होती है जिसमें क्या नाम से जो फसल की बुआई फसल के अवशेषों के बीच में कर देते हैं, जिससे कि मृदा और नमी का क्या होता है? ह्रास नहीं होता। उसे क्या कहते हैं? संरक्षण भूपरिष्करण। अब पढ़ेंगे भूपरिष्करण के यंत्र। क्या पढ़ेंगे? भूपरिष्करण के यंत्र। अपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, छठा चैप्टर था कृषि यंत्रों की जानकारी। उसमें अपन ने कृषि में काम में आने वाले यंत्रों के बारे में पढ़ा था। कुछ डिटेल उसकी यहाँ पे
इस चैप्टर में दी गई है, हेडिंग डाल दो भूपरिष्करण के यंत्र। भूपरिष्करण के यंत्र। सबसे पहला यंत्र पढ़ेंगे अपन देसी हल। देसी हल का प्राचीन काल से प्रयोग किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? प्राचीन काल से प्रयोग किया जा रहा है। और जिसका जो आकार होता है वो बैलों की कदकाठी के अनुसार और बैलों की शक्ति के अनुसार रखा जाता है। इसमें जब अपन मृदा के अंदर इस हल को चलाते हैं तो वी आकार का कुंड बनाता हुआ ये चलता है और इसका उपयोग जुताई, गुड़ाई और बुआई करने में किया जाता है। लिख लो इसमें देसी हल का प्रयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। बैलों की कदकाठी के अनुसार यानी जितने बैल में शक्ति होगी, जितने बैल का आकार होगा उसके आकार के अनुसार, कदकाठी के आकार के अनुसार देसी हल का आकार रखा जाता है। देसी हल का आकार होता है। इसका उपयोग जुताई, बुआई व गुड़ाई में किया जाता है। और इसमें यह वी आकार का और यह वी आकार का कूड़ बनाता है। यानी देसी हल का उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। बैलों की कदकाठी के अनुसार इसका देसी हल का आकार होता है। इसका उपयोग जुताई करने में, बुआई करने में, गुड़ाई वगैरह करने में इसका किया जाता है। अब दूसरा पढ़ेंगे मिट्टी पलटने वाला हल। कौन सा पढ़ेंगे? मिट्टी पलटने वाला हल। और लिख लो इसमें देसी हल औसतन, बड़ा तो लिख लो, देसी हल औसतन 8 घंटे में, देसी हल औसतन 8 घंटे में 0.3 हेक्टेयर की जुताई कर लेता है। यानी देसी हल से 0.3 हेक्टेयर खेत में आसानी से इसे जोता जा सकता है। अब दूसरा हुआ मिट्टी पलटने वाला हल। दूसरा पढ़ेंगे मिट्टी पलटने वाला हल। मिट्टी पलटने वाला
काटकर ऊपर से नीचे व नीचे से ऊपर की ओर कर देते हैं। यानी मिट्टी को काट के नीचे की मृदा को ऊपर और ऊपर की मृदा को नीचे कर देते हैं। इनका उपयोग ग्रीष्म ऋतु की जुताई, करने में, यानी जो मिट्टी पर हटने वाले होते हैं इनका उपयोग जुताई करने में, खेतों में मेड़ बनाने में, गन्ने की नालियां बनाने में, किया जाता है। गन्ने की नालियां बनाने में किया जाता है। इसके बाद इनका जो कूट होता है वो एल आकार का होता है। इनका कूट एल आकार का होता है। और 8 घंटे में, यानी इनका कूट क्या होता है, डीसीएल का कूट तो कैसा होता है, वी आकार का, और इनका कूट क्या होता है, एल आकार का होता है। और 8 घंटे में 0 हेक्टेयर भूमि में, 8 घंटे में 0.4 हेक्टेयर भूमि में आसानी से जुताई कर सकते हैं। आसानी से जुताई कर सकते हैं। ये हो गया मिट्टी पलटने वाला हल। अब पढ़ेंगे जैसे मिट्टी पलटने वाले हल का मोल्ड हल है। जैसे उदाहरण लिख लो, जैसे मोल्ड बोर्ड हल, एक होता है डिस्क हल। मोल्ड बोर्ड हल एक होता है डिस्क हल, और एक होता है पंजाब हल, सावास हल। अब पढ़ेंगे हैरो के बारे में। किसके बारे में? हैरो के बारे में। जुताई के बाद बीज बोने के योग्य बनाने के लिए इसी यंत्र का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। लिख लो, तीसरा यंत्र हैरो। लिखो इसमें, जुताई के बाद मृदा को मृदा को बीज बोने के योग्य बनाने के लिए, बीज बोने के योग्य बनाने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी जब जुताई हो जाए उसके बाद बीज बोने के लिए इस यंत्र का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जैसे ढेलों को तोड़ना, जैसे ढेलों को
फसल अवशेषों को दबाना, आदि। लास्ट पढ़ेंगे, चौथा है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर, अब कल्टीवेटर बीज होने के बाद जो भी कृषि क्रिया की जाती है वो सारी किससे की जाती है? कल्टीवेटर से की जाती है। देखो इसमें बीज होने के बाद की क्रियाएं, बीज होने के बाद की क्रियाएं, बीज होने के बाद की क्रियाएं कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर से की जाती है, यानी बीजों की बुआई करने के बाद जो भी कृषि क्रिया करेंगे वो कल्टीवेटर से की जाएगी। जैसे मृदा को भुरभुरा बनाना, जैसे मृदा को भुरभुरा बनाना, मृदा की कठोर पपड़ी तोड़ना, मृदा की कठोर पपड़ी तोड़ना, खरपतवारों को नष्ट करना, खरपतवारों को नष्ट करना तथा पौधों पर मिट्टी चढ़ाना, तथा पौधों पर मिट्टी चढ़ाना। इति समाप्ति। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर पे हमने ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती से स्टार्ट किया था और भू परिष्करण पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ड्राई फार्मिंग किसे कहते हैं, असिंचित किसे कहते हैं, किन किन कारणों के कारण शुष्क खेती को राजस्थान में अपनाया जा रहा है। उसके बाद में फसल चक्र पड़ा, मिश्रित फसल पड़ी, भू परिष्करण पड़ा, भू परिष्करण के कितने प्रकार होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, इन सभी के बारे में हमने इस चैप्टर में चर्चा की है और ये चैप्टर हमारा आज समाप्त हो गया है। अब हम अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें पाठ का नाम होगा फसलोत्पादन। इसमें सभी फसलों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।